Okay, so hello everybody. Once again, welcome back to Mindgate. Myself मनीष पाल और मैं आज जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल का डेमो क्लास लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहले चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। जो रॉक मैकेनिक्स का सिलेबस है वो दो चैप्टर में डिवाइडेड है, पहला जियो मैकेनिक्स एंड दूसरा ग्राउंड कंट्रोल। जियो मैकेनिक्स में जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई किए गए हैं टॉपिक्स वो कुछ इस तरह से हैं। जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक मास, जिसमें हम लोग मेनली तीन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी। आप सबने शायद अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, ये सारा चीज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स फिजिकल, दैट मीन्स कि इन प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी आपको मशीनरी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिंपल आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगा के उन प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करते हैं, इसलिए उनको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसी जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी में मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स विदाउट इंस्ट्रूमेंट यू कैन नॉट फाइंड आउट द सेम प्रॉपर्टी। सो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जो हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं। तीसरा है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी में भी कुछ चीजें हैं जो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे। देन दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वो है रॉकमास क्लासिफिकेशन। रॉकमास क्लासिफिकेशन में जैसे कि आरएमआर, आरक्यूडी, ये जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूट स्ट्रेस मेजरमेंट, दैट मीन्स कि रॉक का जिस प्लेस पे ओरिजिन हुआ है उसी सेम प्लेस पे, दैट मीन्स जब वो इंसिटू स्टेज में है उस स्टेज में कि स्ट्रेसेस का क्या स्टेटस है, उन सबको मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। थ्योरी ऑफ रॉक फेलियर। थ्योरी ऑफ रॉक फेलियर में मेनली हम लोग ट्राईएक्सियल टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया, हुक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया, इसके अलावा भी कुछ सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ग्राउंड वाइब्रेशन। ग्राउंड वाइब्रेशन हालांकि रॉक मैकेनिक्स में सेपरेट नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में ही आप ग्राउंड वाइब्रेशन को टच करते हैं, इसलिए ये ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में ही कवर करा दिया जाता है। और अगला टॉपिक है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड माइन ओपनिंग, दैट मीन्स आपका शाफ्ट है ओपनिंग, दैट मीन्स आपकी जो माइंस की एंट्री है, शाफ्ट है आपका। दूसरा क्या हो सकता है, टनल हो सकता है, गैलरी हो सकता है। इनिशियली इनिशियली वो कुछ इस तरह से था ग्राउंड आपका, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट, आपने उसको डिस्टर्ब किया, सो जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस था वो डिस्टर्ब हुआ, सो दैट जो इंसिटू स्ट्रेसेस थे उनमें भी चेंजेस आया। तो इसीलिए उसमें आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आइदर आप रूफ बोल्टिंग करते हैं, शॉर्टकटिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें किस अमाउंट का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, किस प्रेशर का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, कितना लोड आ रहा है, कितना स्ट्रेस जनरेट हो, इंड्यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड माइन ओपनिंग में। अगला टॉपिक है सबसिडेंस। इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। स्लोप स्लोप स्टेबिलिटी। स्लोप स्टेबिलिटी आप लोग जानते हैं आज के दिनों में ओपन कास्ट माइनिंग में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। जब आपका चाहे सर्कुलर फेलियर हो रहा हो, चाहे प्लेन फेलियर हो रहा हो, वेस्ट फेलियर हो रहा हो, कैसे हो रहा है, कौन कौन से पैरामीटर फेलियर के लिए कॉज हो रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर उस फेलियर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी में देखेंगे। देन ग्राउंड कंट्रोल। ग्राउंड कंट्रोल में पहला टॉपिक है डिजाइन ऑफ पिलर एंड रूफ सपोर्ट सिस्टम, जिसमें जो भी सपोर्ट सिस्टम है उन सब का क्या मैकेनिज्म है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, क्या इनका कैलकुलेशन पोर्शन है, वो सारा चीज देखेंगे हम लोग। और इसमें से एक टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, वो है ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड, वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइन फिलिंग। माइन फिलिंग आप जानते हैं, आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, जब आप माइनिंग कर देते हैं उस स्पेस को ऐसे ही वॉइड नहीं छोड़ना होता है, उसको फिलिंग करना होता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ स्टोइंग और केविंग। ठीक है, तो स्टोविंग से भी हर साल न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन सबको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला टॉपिक है स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस रॉक मैकेनिक्स में, इस जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल में हार्डली 10 से 12 टॉपिक्स हैं, और यहाँ से हर साल मोर देन 10 मार्क्स पूछा जाता है, और इवन सम टाइम 15 प्लस मार्क्स पूछा जाता है। अभी रिसेंटली आई थिंक 2023 में अराउंड 18-19 मार्क्स का सिर्फ इस सब्जेक्ट से पूछा गया था। ठीक है, और दूसरी बात, आप सबके पास फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स बाय देवाशीष देव एंड अभिराम कुमार वर्मा, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो आप सबके पास फिजिकल कॉपी होना चाहिए। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो आज जो हमने टॉपिक प्लान किया है वो है जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक मास। ठीक है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है ट्राई एक्सियल टेस्ट। और इसी ट्राई एक्सियल टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया। तो आज हम देखेंगे मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया को। ओके, चलें आगे। ओके, ठीक है। जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक मास, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राई एक्सियल टेस्ट, और मेनली इसमें हम आज के सेशन में देखेंगे मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया और यील्ड क्राइटेरिया। सो देखिए, होता क्या है, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट वर्साटाइल टेस्ट। कैसे? क्योंकि इस सिंगल एक टेस्ट से यू कैन फाइंड सो मेनी ऑफ रिजल्ट। जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस का क्या स्टेटस है, शियर स्ट्रेस क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, कोहिजन क्या है, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, और जो आपका सैंपल फेल हो रहा है उस फेलियर प्लेन का लोकेशन क्या है। सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सिर्फ एक टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ये आज के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओके, अच्छा, इससे पहले आगे जाने से पहले मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटैक्ट रॉक एंड रॉक मास? और तीन चीजें बताइए आप हमें। पहला, रॉक क्या है? दूसरा चीज, रॉक मास क्या है? इधर लिखता हूं मैं, रॉक क्या है, एंड दूसरा रॉक मास क्या है, एंड तीसरा इंटैक्ट रॉक क्या है। क्योंकि ये जो आपका मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया है, दिस क्राइटेरिया वैलिड फॉर इंटैक्ट रॉक ओनली। सो इन चीजों में क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सो कैन एनीवन? Rock mass means I can say which includes in unconformities and rock itself. अनकन्फर्मिटी एंड रॉक इटसेल्फ। आप जस्ट उल्टा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं इंटैक्ट रॉक को। देखिए क्या है ना, कि जब हम रॉक, तो सब लोग जानते हैं दिस इज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल, बेसिकली दिस इज द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल। ओके, रॉक तो क्लियर है, मतलब जनरल टर्म है। ओके, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रॉक मास एंड इंटैक्ट रॉक। देखिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम लिया हूं, इसमें देखिए सो मेनी ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही हैं। जब इस रॉक को आप स्मॉल स्केल पे बात करते हैं, दैट मीन्स जब आप जो जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटी है जब आप उनको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, उस केस में उस रॉक को इंटैक्ट रॉक कहा जाता है। बट जब इसी रॉक को आप लार्ज स्केल में बात करते हैं, दैट मीन्स जब आप सारी डिसकंटिन्यूटी को कंसीडर करके जब बात करते हैं, तब उसी रॉक को हम रॉक मास कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? हालांकि ये मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको लिखा भी दूंगा। अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर है या नहीं? सिंपल एक बार सा, फिर से बता दीजिए सर। हाँ देखिए, सिंपल सा आप इतना याद रखिएगा, यदि हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो वो इंटैक्ट रॉक है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। पहली चीज, यदि हम लार्ज स्केल में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आप देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये जो छोटा वाला सर्कल है, इस सर्कल को आप गौर से देखिए, यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी ज्वाइंट्स नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग डिसकंटिन्यूटी फ्री। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो वी कैन से दिस इज माय इंटैक्ट रॉक। बट यदि मैं इस सर्कल की बात करूं, तो इस सर्कल में, इस सर्कल के अंदर जो भी रॉक मास है, उसमें आप डिसकंटिन्यूटी को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस एरिया का जो रॉक है, आप उस रॉक को रॉक मास कह सकते हैं। अब क्लियर है? बोलिए भाई। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ट्राई एक्सियल टेस्ट का कुछ इस तरह से सेटअप होता है
जिसमें आपका ट्राई एक्सियल सेल होता है। दिस इज योर ट्राई एक्सियल सेल, जो कि आपका कन्फाइंड होता है। कन्फाइंड दैट मीन्स वो पैक्ड है चारों तरफ से, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, आप सैंपल पुट करते हैं। दिस इज योर सैंपल, इस सैंपल को आपने उठा के आपने जहां पे इसको पुट किया, देन आप करते क्या है कि प्रेशराइज्ड फ्लूइड होता है, आप उस फ्लूइड को इस सेटअप में आप इंसर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो एक्चुअल फील्ड कंडीशन है उसको सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो रॉक मास है जो ग्राउंड के नीचे है, उस समय आपका सिर्फ एक डायरेक्शन से लोड नहीं लग रहा है, जो आप उसकी लेटरल डायरेक्शन है। दैट मीन्स जो सपोज इफ दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, एक सेकेंड, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। हम लोग यूनी एक्सियल टेस्ट में क्या करते हैं, यूनी एक्सियल नाम से ही ये क्लियर है कि हम इसको सैंपल को ओनली एक डायरेक्शन से लोडिंग दे रहे होंगे। किस केस में? यूसीएस में। बट क्योंकि इस टेस्ट का ही नाम है ट्राई एक्सियल टेस्ट, तो हम इसमें जो इसके रिमेनिंग टू डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से भी लोडिंग दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो आप इसका इस डायरेक्शन को हम सपोज एक्सियल डायरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो वाई जेड डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? एनीवन? लेटरल। लेटरल, और इसी को बोलते हैं रेडियल, ठीक है। और सपोज इसको एक्सियल बोल रहे हैं उस केस में, ठीक है। अब देखिए, अब होगा क्या कि जैसे ही आप प्रेशराइज फ्लूइड इसमें प्रोवाइड करेंगे और जब आप एक्सियल लोडिंग आप ऊपर से देंगे, तो जैसे कि आपका रॉक मास ग्राउंड में था, इंसिटू पोजीशन में था, लगभग वही कंडीशन आपने क्रिएट किया, ठीक है। तो क्या होगा, तब जैसे जैसे ये कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ेगा, कन्फाइनिंग प्रेशर का मतलब क्या है, चलिए कुछ चीजें लिख लीजिए सो दैट। अच्छा, सबसे पहला चीज कि इस सैंपल का जो साइज है आईएसआरएम के द्वारा, आईएसआरएम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रॉक मैकेनिक्स, ठीक है, उसके द्वारा फिक्स किया गया है कि ट्राई एक्सियल टेस्ट के लिए जो आपका सैंपल होगा उसका साइज एनएक्स साइज से ज्यादा होना चाहिए। एनएक्स साइज दैट मीन्स, देखिए ये क्या है, ये चार तरह का आपका डायमंड ड्रिलिंग का साइज होता है, एनएक्स, बीएक्स, एएक्स, ईएक्स। ये है एक्स सीरीज, और एक और होता है डब्ल्यू सीरीज, एनडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, एडब्ल्यू, ईडब्ल्यू, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ एनएक्स साइज जानिए, बाकी की चीजें जब आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो पहला चीज क्या है इसका कि जो डाया ऑफ द सैंपल होगा इट शुड बी ग्रेटर देन एनएक्स साइज, ठीक है। एनएक्स साइज का क्या स्टैंडर्ड है, 54.7 mm, रफली आप 55 mm बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, दूसरा स्पेसिफिकेशन ये है लेंथ टू डाया। इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द सैंपल एंड दिस इज द डाया ऑफ द सैंपल, तो लेंथ टू डाया रेशियो शुड बी इन बिटवीन 2 to 3, ठीक। और क्या जानना जरूरी है आपको, और जानना जरूरी है सिग्मा वन जो है, दिस इस सिग्मा वन, इस सिग्मा वन को हम लोग क्या क्या कहेंगे अपकमिंग स्लाइड में, हम कहेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एक्सियल स्ट्रेस। सो दिस इज योर एक्सियल स्ट्रेस, ओके। दूसरा चीज हम क्या कहेंगे, क्योंकि सिग्मा वन है तो आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ा होगा, तो सिग्मा वन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इसको हम एक चीज और बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके। एंड तीसरा चीज इसको बोलते हैं कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि जो हम लोग यूसीएस में करते हैं वो होता है अनकन्फाइंड। अच्छा, कन्फाइंड अनकन्फाइंड ये तो समझ में आ रहा है ना। कन्फाइंड मतलब पैक्ड है, उस केस में कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके। अच्छा, दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या है, अब देखिए जब इस डायरेक्शन में हमारा सिग्मा वन लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट
इधर से रिएक्शन जनरेट होगा और इधर से भी सिग्मा वन लगेगा। ठीक है, अब एक्सिस सिस्टम बना ही देता हूं मैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है, क्योंकि आप प्रेशराइज्ड फ्लूइड प्रोवाइड करा रहे हैं, कहां से? इधर से। ठीक है, इधर से। तो इस सैंपल के चारों ओर सेम फ्लूइड है। ठीक है, तो आप जानते हैं, यदि हमारा सपोज एक्स डायरेक्शन में लगने वाला ये किस नेचर का है? इसको अंडर कंप्रेशन है और टेंशन है? बताइए। सैंपल इस पर्टिकुलर कंडीशन में अंडर कंप्रेशन है या तो फिर अंडर टेंशन है? अंडर कंप्रेशन सर। यस। सो मैं इसको सपोज बोल रहा हूं सिग कंप्रेशन। यस। यदि मैं इस एक्स डायरेक्शन में लगने वाले प्रेशर को सिग्मा टू बोल रहा हूं, ठीक है, और जो इसका थर्ड डायरेक्शन है, ये जो जेड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, उसको मैं बोल दूं सिग्मा थ्री। तो क्या मैं इसको सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री लिख सकता हूं? बताइए। कैन आई राइट दिस sigma 2 is equal to sigma 3? If S, then Y. Anyone? देखिए, आप सब ने अपने इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है। वहां पे आपने पढ़ा है प्रेशर अप्लाइड इन अ कन्फाइंड स्पेस। यदि आप कन्फाइंड स्पेस में प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो किसी पॉइंट के सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। यदि आप सपोज इस पॉइंट को कंसीडर करें, तो इस पॉइंट के एक्स डायरेक्शन में भी प्रेशर सेम होगा, फ्लूइड के द्वारा लगने वाला प्रेशर, और इस डायरेक्शन में भी सेम होगा, और जो लेटरल डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में भी सेम होगा। सो पास्कल लॉ से हम लिख सकते हैं सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री। क्योंकि ये कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, हमेशा आपका ये जो एक्सियल स्ट्रेस होगा वो कन्फाइनिंग प्रेशर से ज्यादा होगा। दैट मीन्स यू कैन राइट एक्सियल स्ट्रेस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर, जब जब ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा एक्सियल स्ट्रेस है सिग्मा वन विच इज ग्रेटर देन कन्फाइनिंग प्रेशर आइदर सिग्मा टू और सिग्मा थ्री। तो हम दोनों को लिख देते हैं सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री। ये कंडीशन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इवन अभी किसी पीएसयू का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये चीज पूछा गया था। ठीक है, ओके। अच्छा, जहां पे एक चीज और है, ये जो सिग्मा वन है और सिग्मा थ्री है, दैट मीन्स कन्फाइनिंग प्रेशर है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेवियोट्रिक स्ट्रेस। डेवियोट्रिक स्ट्रेस का क्या मतलब है यार? कैन एनीवन? डेवियोट्रिक स्ट्रेस, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा डी से, विच इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रेशर्स, सिग्मा थ्री और सिग्मा टू। देखिए, डेविएटिव स्ट्रेस इस चीज का इंडिकेशन है कि जब मटेरियल अंडर लोड हो और अंडर स्ट्रेस हो, तो उस केस में उसका शेप में जो शेप उसका चेंज हो रहा है, उसका क्या बिहेवियर है। इसका एक चार्ट होता है। सपोज डेविएट्रिक स्ट्रेस का समथिंग वैल्यू है तो इस तरह का शेप होगा। वो अभी आपके लेवल पे वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बोलिए भाई। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? सर एक बार और। सर डेविएट्रिक स्ट्रेस एक बार और बताओ।
देखिए, दिस इज नथिंग बट इट्स इंडिकेट हाउ अ मटेरियल, और यू कैन से रॉक, changes its shape under stress. जब आप स्ट्रेस, जब उसको लोड दे रहे हैं तो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ लोड के बाद उसका शेप चेंज होना स्वाभाविक सी बात है। तो उसका क्या बिहेवियर होगा, कैसा चेंज होगा, उस चीज का इंडिकेशन है। क्लियर? देखिए, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ यस में सर। ना आ रही हो क्योंकि हम बीच से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। Sir, can we not say this confining pressure, lateral stress? यू कैन से दिस confining pressure also termed as lateral stress. हालांकि ये सारी चीजें जब हम क्लास में आपको पॉइजन रेशियो पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्या लेटरल है, क्या रेडियल है, क्या एक्सियल है। तो वहां पे जब पॉइजन रेशियो पढ़ाया जाता है तो वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग चिंता ना करें, जब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलें आगे। सर ओके, नेक्स्ट, सपोज, चलिए इस चीज को, जो आपका मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया है, मैं इसको फ्रिक्शन से रिलेट करके जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। सपोज दिस इज इंक्लाइन सरफेस, ओके, एंड दिस इज योर ग्राउंड, एंड दिस सरफेस हैविंग इंक्लिनेशन थीटा डिग्री, ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन दैट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट हैविंग वेट W। ओके, अच्छा, क्योंकि इसका कुछ वेट है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जानता है लगता है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये इंक्लाइन है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा नॉर्मल, एक होगा शियर। अब यहाँ पे भी बात आती है कि हम इस चीज को कैसे करेंगे, तो ये चीज जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे उस समय और अच्छे से क्लियर होंगी। हालांकि मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बता के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा और ये जो वेट वाला कंपोनेंट है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तब ये एंगल भी थीटा होगा। मैं अपकमिंग क्लासेस में इसको प्रूव भी करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा इस जो नॉर्मल कंपोनेंट है उस पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका ये है। अब देखिए, अब इसको रिजॉल्व करना है इस W को, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो पास वाला खास है, दूर, खास मतलब कॉस। देखिए, खास W cos थीटा, ठीक है, एक कंपोनेंट हुआ, दूसरा जब एक कॉस है दूसरा साइन है, W sin थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताइए भाई। और चलिए मैं मान लेता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो म्यू को, यदि आपको याद होगा तो म्यू को हम लोग tan फाई लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हमारा F है। ठीक है, मैं उसको स्मॉल f लिख देता हूं, म्यू को मैं लिख देता हूं tan फाई। ओके, अब ये है, ये क्या है, ये इस जो इंक्लाइन सरफेस है उस पे नॉर्मल है, इसलिए मैं इसको सिग्मा n लिख देता हूं। दिस इज योर सिग्मा n। और फ्रिक्शन आपको दिख रहा होगा, दिस इज शियरिंग, ये इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है। जो पैरेलल होता है वो होता है शियर, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो इस फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूं शियर। तो दिस इज योर मोहर कुलॉम स्ट्रेंथ एनवलप फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल। ठीक है, मतलब अच्छा, कोहेजन मतलब क्या होता है? कोहेजन मतलब
कि कोई मटेरियल है उसके पार्टिकल होंगे, तो पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्स लगेगा जिसके कारण उसका शेप स्टेबल है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है। अच्छा, जब बात करेंगे हम किसकी, नॉन कोहेसिव की, उस केस में आपका ये स्ट्रेंथ एनवलप होगा। स्ट्रेंथ एनवलप क्या है, मैं जो बार बार बोले जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, देखिए एक सेकंड, कुछ डायग्राम थे। अच्छा, स्ट्रेंथ एनवलप मैं क्या बोल रहा हूं वो देखिए, पहले इस चीज को देख लीजिए। सपोज दिस इज योर, अच्छा ये चीज थोड़ा गलत हो गया है, इधर होना चाहिए सिग्मा 3 और इधर होना चाहिए सिग्मा 1। ठीक है। अच्छा, इस ट्राई एक्सेल टेस्ट में हम लोग 3 सैंपल टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए कि जो आपका पहला सैंपल था, उस सैंपल का जो फेल हुआ वो कुछ इस वैल्यू पे फेल हुआ। ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका कन्फाइनिंग प्रेशर था वो कुछ इस तरह से था। ठीक है। आपको एक पॉइंट मिला, एक स्ट्रेस पाथ मिला और एक वैल्यू मिली। यहाँ पे कुछ सपोज 5 मेगापास्कल आपका सिग्मा 1 था और 3 मेगापास्कल आपका सिग्मा 3 था। सिमिलरली आपने सैंपल 2 को टेस्ट किया, उसके लिए कुछ कन्फाइनिंग प्रेशर मिला, कुछ एक्सियल स्ट्रेस मिला और सैंपल 3 के लिए भी सेम वही मिला। तो अब आपने क्या किया, आपको दो स्ट्रेस का वैल्यू मिला। ठीक है, एक नॉर्मल, एक सिग्मा 1 और सिग्मा 3, और इन दोनों को यूज करके आपने मोहर सर्कल प्लॉट किया। ठीक है। और इन तीनों सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होगा वही होगा आपका मोहर कूलम्ब स्ट्रेंथ एनवलप टाउ। ये जो रेड वाली लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन होगा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। ठीक है, जहां पे सिग्मा एन क्या है, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, फाइव इज योर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सी इज योर कोहेजन। जब रेगुलर क्लास होगी उस समय इन सारी चीजों को मैं लिखा दूंगा। और ये स्ट्रेंथ एनवलप इस टाउ एक्सिस को जिस हाइट पे कट करता है उसको हम बोलते हैं कोहेजन, और हॉरिजॉन्टल से इसका जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो फर्स्ट तीनों में से किसी एक सर्कल को मैं उठा के इधर रखा हूं। ठीक है। अब देखिए, सपोज मैं फर्स्ट सर्कल को उठाया तो सिग्मा 1 आपका मेजर था और सिग्मा 3 माइनर था। ये हाफ सर्कल बनाया गया है, ये इस तरह से होना चाहिए बट हाफ दिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इसके पहले ये चीज आप जान लीजिए कि यदि ये स्ट्रेंथ एनवलप समथिंग हाइट पे कट कर रहा है इस टाउ एक्सिस को, तब आप जिस मटेरियल का ये स्ट्रेंथ एनवलप फाइंड आउट कर रहे हैं वो कोहेसिव है। ठीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसमें कुछ है। बट यही स्ट्रेंथ एनवलप यदि कुछ इस तरह से पास हो, दिस इज टाउ एक्सिस, दिस इज सिग्मा एन एक्सिस, तब ये नॉन कोहेसिव हो जाएगा। नॉन कोहेसिव मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो है। उस केस में C इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब आपका स्ट्रेंथ एनवलप क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। ठीक है। अच्छा, अब आइए इधर इस डायग्राम की ओर। यहाँ पे देखिए, ये आपका सैंपल था, वो अल्फा डिग्री एंगल पे सिग्मा 3 एक्सिस से फैल हुआ था। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि जब आप उसमें लोडिंग दे रहे थे, ठीक है, लोडिंग दे रहे थे, वो कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो वो जो सिग्मा ये एक्सिस थी, यहां से अल्फा एंगल पे था। ठीक है। अब इस चीज को हमने एक्सटेंड किया और इधर की ओर इसमें मिलाया। उस केस में आप जब यहां से ये दो पैरामीटर ज्योमेट्री लगा के इस चीज को सॉल्व करेंगे, उस केस में आपको सिग्मा एन की कुछ वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 और सिग्मा 3। वो कुछ इस तरह से होगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको अभी प्रूव कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप मोहर सर्कल नहीं पढ़े हैं, इसलिए ओनली आप फॉर्मूला जान लीजिए अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। सिग्मा एन कितना आएगा जब आप फाइंड आउट करेंगे,
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5। दिस इज योर सिग्मा एन। दूसरा चीज, आप जब टाउ फाइंड आउट करेंगे, टाउ इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट मोहर सर्कल, तो टाउ आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5। ठीक है, अब जो आपका ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ एनवलप था टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन 5 प्लस सी, उस स्ट्रेंथ एनवलप में जब आप ये टाउ और सिग्मा एन की वैल्यू रखेंगे, उस केस में आपको एक और इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, विच विल बी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 5 प्लस 2c cos 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 5। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद ही नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे मैं आसान चीज आपको बता रहा हूं। अच्छा, इससे पहले जो ये जो आपका स्ट्रेंथ एनवलप है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन 5 प्लस सी, इस टर्म को हम इंडिविजुअली इस टर्म को बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस। और ये जो राइट हैंड साइड है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंड एडिशन ऑफ ईच वैल्यू, ये जो पैरामीटर कहलाएगा, इस पैरामीटर को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, तो जब इस वाले फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना है, तब कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है? आपको रखना है जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, उस केस में आपको फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। देखिए, मैं इसको क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि इस, देखिए, चाहे आप इसको याद रखें चाहे इसको, दोनों से सेम आंसर आएगा, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यदि आप इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि यहां से सॉल्व करने के लिए सपोज 3 स्टेप में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एक ही स्टेप में आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह से हम लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में प्लॉट स्टेब्लिश किए थे, उसी तरह से सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में भी कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम सिग्मा 3 रखेंगे। इस चीज को भी याद रखिएगा कि जब हमारा ओरिजिनल स्ट्रेंथ एनवलप है, दैट मींस टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन 5 प्लस सी वाला जो स्ट्रेंथ एनवलप है, वो बिटवीन टाउ और सिग्मा एन है। एक्स एक्सिस पे हमारा सिग्मा एन रहेगा, वाई एक्सिस पे हमारा टाउ रहेगा। और जब इसको हम सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में प्लॉट करेंगे, उस केस में एक्स एक्सिस पे हमारा सिग्मा 3 रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा सिग्मा 1 रहेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से सेम 3 सर्कल लेंगे, उस सिग्मा 1 सिग्मा 3 तीनों का यूज करके आप तीनों सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और इस टेंजेंट का इक्वेशन होगा जो कि अभी हमने लिखा था। कितना लिखा था? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। मैंने इसको 4 साल पहले पढ़ा था, अभी भी याद है, आपको भी इसी तरह से याद होना चाहिए। अच्छा, tan स्क्वायर इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है कि ये स्ट्रेंथ एनवलप इस सिग्मा 1 एक्सिस को जिस हाइट पे कट करता है, ये हाइट डायरेक्टली आपको क्या दे देता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और सिग्मा 3 को जिस डिस्टेंस पे कट करता है, ये आपको अनकन्फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। अनकन्फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और जो हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच का प्लॉट था, वहां पे क्या मिल रहा था हमें? वहां पे देखिए क्या मिल रहा था, जिस हाइट पे टाउ को कट कर रहा था, वो क्या दे रहा था? वो दे रहा था कोहिजन सी। ठीक है, और उस हाइट को हम क्या बोल रहे थे? कोहिजन। और इसका जो इंक्लिनेशन था हॉरिजॉन्टल से, वो था आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन।
तो यहाँ पे भी एक चीज कॉमन है, वो है इंक्लिनेशन। जो हॉरिजॉन्टल से दैट मीन सिग्मा 3 एक्सिस से जो इसका इंक्लिनेशन होगा वो कोहेजन ही कहलाएगा। अच्छा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? कैन एनीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपका रॉक सैंपल कन्फाइंड, आप ग्राउंड के नीचे देखिए, तो ग्राउंड के नीचे क्या है? एवरीथिंग अंडर कन्फाइंड स्टेज, सब कुछ चारों तरफ से पैक है, ठीक है? तो वो आपका प्रैक्टिकल सिनेरियो है। बट मैं अनकन्फाइंड बोल रहा हूं, दैट मीन्स दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल काइंड ऑफ थिंग्स। अनकन्फाइंड मतलब थ्योरेटिकल, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज कोई आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर दैट मीन्स आप सपोज टनलिंग कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई गैलरी ड्राइव कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? ओके, सपोज हम कोई स्ट्रक्चर स्टेब्लिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर स्टेब्लिश कर रहे हैं मतलब इधर हम टनलिंग कर रहे हो, ठीक है, टनल का एक्सकेवेशन कर रहे हो, और दूसरा चीज गैलरी हम बना रहे हो। अच्छा, एक चीज बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सकवेशन, ड्राइवेज एंड सिंकिंग? चलिए अभी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बताइए, सिंकिंग मतलब क्या है एंड ड्राइवेज मतलब क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं शाफ्ट ड्राइवेज कर रहा हूं? बोलिए। बट सर ड्राइवेज मतलब होता है एक लेवल से दूसरा लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो हम रेज और विंज बना के भी जा सकते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो क्या उस रेज और विंज का एक्सकवेशन जो हो रहा होगा, क्या उसको हम ड्राइवेज बोलेंगे? नो। इस चीज नहीं। का याद रखिएगा, जब हम वर्टिकल एक्सकवेशन कर रहे हो, वर्टिकल जब हम एक्सकवेशन कर रहे हो तो उसके एक्सकवेशन को हम बोलते हैं सिंकिंग, ठीक है? और जब हम हॉरिजॉन्टल और सम इंक्लिनेशन पे कोई भी एक्सकवेशन कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवेज, यस ठीक सर। है? ओके, अब देखिए, मैं बात कर रहा था कि फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इस मोहर कुलॉम फेलियर क्राइटेरिया का कुछ लिमिटेशन है। क्यों, क्या लिमिटेशन है? पहला चीज, ये रॉक मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैसे एप्लीकेबल नहीं है वो चीज देखिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेके चलता हूं। दिस इज योर सिग्मा 3 एंड दिस इज योर सिग्मा 1। ओके, अच्छा, अब देखिए, जब हमारा कोहेसिव है, दैट मीन जब इंटरमॉलिक्यूलर कुछ फोर्सेस हैं, उस केस में हमारा जो स्ट्रेंथ एनवेलप होता है वो समथिंग हाइट पे रहेगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है? चलिए मान लीजिए कि यहां से हमारा पास हो रहा है, कौन सा है ये है हमारा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज कि जब ये ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का प्लॉट है, तब ये होगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इन भाई साहब ने क्या 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 कहा? कौन भाई सर साहब? हाँ सर बोलिए बोलिए। ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 कैसे हो? देखिए, सबसे पहली बात कि ये कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से, ठीक है? जब ओरिजिन से पास हो रहा है, और दूसरी बात कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये आपका नॉन कोहेसिव है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा, जी। ठीक है? अब देखिए, क्योंकि जब ये ओरिजिन से पास होगा तब इसका कुछ डेरिवेशन होता है, और ये वाला टर्म ना आपका 1 हो जाता है, मतलब ये
कट पीट के 1 हो जाता है, और ये मतलब ये 1045 में कन्वर्ट हो जाता है, और उस केस में 1045 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 हो जाता है। इस चीज को मैं प्रूव करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये जो स्ट्रेंथ एनवलप था, सिग्मा 1 एक्सिस को जिस हाइट पे कट कर रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एनीवन? दिस हाइट, Uniaxial compressive strength. हाँ, यूनिएक्सियल, बट दिस इज योर अनकन्फाइंड, दिस इज योर अनकन्फर्म। हाँ, सिग्मा सी। और इस लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे थे? सिग्मा Non-confined टी। tensile strength. यस। अब देखिए, इन भाई साहब ने क्या कहा, ये जो मोहर कुलम थे, इन्होंने कहा कि इस एनवलप के नीचे का जो भी मटेरियल होगा, इस एनवलप के नीचे का जो भी मटेरियल होगा, वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर का जो भी चीज होगा, अच्छा, इसके नीचे का कहने का मतलब क्या है? नीचे का कहने का मतलब ये है, सपोज कि कोई भी रॉक सैंपल है, कोई भी रॉक मास है जिसमें हम कोई भी एक्सकवेशन कर रहे हैं, और सपोज हम कोई भी ड्राइवेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका सिग्मा 1 सपोज समथिंग, मान लीजिए ये कुछ वैल्यू है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा 3 समथिंग वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस स्ट्रेंथ एनवलप के नीचे आ रहा है, इसलिए ये सेफ है, मतलब सेफ्टी ऑफ फैक्टर इस स्ट्रेटा का ग्रेटर देन कितना होगा? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि इसके ऊपर का जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो सेफ नहीं है, अनसेफ है, अनसेफ जोन है, ठीक है। अब क्योंकि जब इसके नीचे का एवरीथिंग सेफ है, तब ये इस जोन का नाम दिया गया इनफिजिबल जोन, इनफिजिबल जोन, ठीक है। ये भी चीज आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में प्लॉट दे दिया गया था, और इधर ए बी सी डी ई करके दे दिया गया था, और आपसे पूछ लिया गया था कि बताइए इसमें से बी क्या है। ऐसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, सर हाँ हाँ बोलिए। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर अभी। कुछ भी नहीं आ रहा है ना? इसका रीजन ये है सर कि बीच में से कोई टॉपिक लिए ना, इसलिए सब। ठीक है, ठीक है, देखिए, जब इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा से हमारे सब्जेक्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो होपफुली आपको भी नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि ये हमें मैनेजमेंट के द्वारा यही टॉपिक दिया गया था कि आप इस टॉपिक को कराइए, ठीक है, तो हमने ये टॉपिक चूज किया। बाकी अ, जो नेक्स्ट डेमो क्लास होंगे, मैं उसमें इस चीज को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। क्या क्या सबको समझ में नहीं आ रहा है? सर स्टार्टिंग का समझ में आया थोड़ा बहुत, और रॉक वगैरह जो आप बताए, उसके बाद जहाँ से मैकेनिक्स लगी है, ये सब स्ट्रेस वगैरह, ये सब सब वो सब समझ में नहीं आया सर कुछ भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस आप 2 मिनट पेशेंस बना के रखिए। इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, फिर आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। ओके। अब क्योंकि आपका किसी भी चीज में तब तक इंटरेस्ट नहीं आता जब तक उसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गलती ये हुआ कि फर्स्ट टॉपिक उठाना था, ठीक है, हालांकि क्योंकि आप लोगों का मैकेनिक्स में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा था। हमने ये अंडरस्टूड करके किया कि थोड़ा बहुत मैकेनिक्स आता होगा। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये जो आपका टर्म है, दिस टर्म tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एक्सियल फैक्टर। ये चीज अभी एग्जाम में नहीं पूछा है, ट्राई एक्सियल फैक्टर, बट पूछेगा। और इसको हम लोग अब से डिनोट करेंगे n फाई। ठीक है। अच्छा, जो मैं बोल रहा था कि यूसीएस और यूटीएस दोनों चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा यदि आपको एनालिटिकल मेथड से निकालना हो बाई फॉर्मूला, उस केस में जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो है 2c cos फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाई। ठीक है। अच्छा, यदि आपको क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दे देगा कोहेजन, दे देगा आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, दे देगा और आपसे पूछ देगा कि यूनिएक्सियल आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करके बताइए। दूसरा चीज क्या दे सकता है कि आपको कोहेजन दे दे, ठीक है, और ट्राई एक्सियल फैक्टर दे दे, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा रूट n5। n5 इज योर ट्राई एक्सियल फैक्टर। अच्छा, अगला चीज क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। वहां पे चेंजेस क्या है कि माइनस के प्लेस पे प्लस हो जाता है, 2c cos फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव। और जब ट्राई एक्सियल फैक्टर दिया हो उस केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, 2c डिवाइडेड बाई रूट n फाइव। अच्छा, अब देखिए ट्राई एक्सियल फैक्टर है क्या एक्चुअली, यदि आप इन दोनों का रेशियो देखें, सिग्मा सी आई बाई सिग्मा टी आई, तो क्या होगा, जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 2c cos फाइव 2c cos फाइव कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? 1 प्लस साइन फाइव अपन 1 माइनस साइन फाइव। यस, आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइव, और यही है आपका tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्राई एक्सियल फैक्टर। तो ट्राई एक्सियल फैक्टर क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे पूछी जाने वाली चीजें हैं कि जो फेलियर प्लेन है, फेलियर प्लेन मतलब ये जो रॉक सैंपल फेल होगा, ठीक है, ये समथिंग एंगल पे फेल होगा, इसी तरह से इसका बिहेवियर है, इसी तरह से फेल होता है। ठीक है। तो ये जो एंगल है, अब देखिए, ये है आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस सिग्मा 1, ठीक है, और ये जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, है ना, हमने क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला है, सिग्मा 3 आपका क्या है, माइनर है, यदि ये मेजर है तब ये माइनर है। तब उस केस में मेजर प्रिंसिपल प्लेन से जो लोकेशन है वो क्या है भाई, एक सेकंड, कहाँ पे लिख रहा था, यहीं पे लिख देता हूँ, लोकेशन ऑफ फेलियर प्लेन फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस मतलब सिग्मा 1, यहां से यदि लोकेशन पूछा जाए तब क्या होगा, 45 प्लस 5/2, 2022 या तो फिर 23 में मेजर प्रिंसिपल प्लेन से इस फेलियर प्लेन का लोकेशन पूछा गया था। ठीक है। और यदि जब माइनर से पूछ दे उस केस में माइनस होता है, फ्रॉम माइनर प्रिंसिपल प्लेन एक्सिस, उस केस में 45 माइनस 5/2 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है जो पूछी जाती है, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कैन एनीवन? Strength of pillar by load on pillar. यस, स्ट्रेंथ सर स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेस।
यस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सपोज दिस इज माई स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस को लिखते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज कि हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं कि सपोज इस पॉइंट के बाद इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर रहा है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि यदि उस लिमिट के अंडर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, आप सिंपल रबर को देखेंगे तो रबर को जब आप खींचते हैं, खींचने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, मतलब वो अभी इलास्टिक फेज में है। बट यदि आप उसको इतना खींच दें वो अपने ओरिजिनल शेप में ना आ पाए, इसका मतलब क्या है कि वो अब प्लास्टिक फेज में जा चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं वो जो लिमिटिंग पॉइंट है मैं इसको मान रहा हूं, ठीक है। अब अब देखिए इस पॉइंट के लेफ्ट साइड मटेरियल हमारा इलास्टिक फेज में है और इस पॉइंट के राइट साइड मटेरियल हमारा प्लास्टिक फेज में है, ठीक है। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा लेस देन 1 है, इसका मतलब यह है कि मटेरियल अब हमारा प्लास्टिक फेज में एंटर कर चुका है। और यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमारा मटेरियल अभी अंडर प्लास्टिक स्टेज में है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि ये कॉन्सेप्ट आपसे बन जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और जो पूछे जाएंगे वो भी बन जाएंगे। सो देखिए अब मैं इस कॉन्सेप्ट से बताता हूं कि कहां कहां से कब कब क्वेश्चन आए हैं। देखिए पहला चीज, पहली स्लाइड से यही चीज, ये कंडीशन पूछ ली गई है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पूछी गई है? दूसरी चीज ये जो हमने बताया कि कंफाइनिंग प्रेशर बढ़ाने से आपका जो एक्सियल लोड एट फेलियर है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंफाइनिंग प्रेशर होगा, कंफाइनिंग प्रेशर दैट मींस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 व्हिच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 1। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि हमारा कंफाइनिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो लोड एट फेलियर भी ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, सिग्मा 1 को एक्सियल स्ट्रेस कहते हैं, इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं एंड कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलेंगे हम, क्योंकि अंडर कन्फाइंड स्टेज में है, ठीक है। डेबिट्रिक स्ट्रेस हमने देखा। और देखिए यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चलिए क्वेश्चन ही मैं दिखाता हूँ सीधे। पहला क्वेश्चन फ्रॉम 2024, क्वेश्चन क्या था? अ मोहर कुलम envelope between shear stress and normal stress on a sandstone rock is given as, ठीक है। स्ट्रेंथ एनवलप आपका स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड क्या था भाई? एनीवन? टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन tan phi प्लस सी, यही था आपका इन बिटवीन टाउ और सिग्मा एन, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है a sandstone sample is tested in triaxial mode with confining pressure। कन्फाइनिंग प्रेशर हम लोग किसको बोले थे? सिग्मा 3 और सिग्मा 2। चलिए मैं सिग्मा 3 बोल दे रहा हूं, ओके। द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एट फेलियर प्लेन। देखिए आपको क्या क्या गिवन है? स्ट्रेंथ एनवलप गिवन है। स्ट्रेंथ एनवलप मतलब ये जो आपका सिग्मा एन एक्सिस था और ये आपका टाउ एक्सिस था, ये जो तीनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट था उसका इक्वेशन गिवन है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू 7.5 प्लस 0.84 सिग्मा, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। और आपको बता दिया गया सिग्मा 3, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या? इस टाउ को कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए यदि आप इस इक्वेशन में सिग्मा एन को फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको टाउ मिल जाएगा कि नहीं? बोलिए भाई, एक ही चीज ना मिसिंग है, सिग्मा एन। तो देखिए सिग्मा एन को फाइंड आउट करने का हमने फॉर्मूला देखा था, कहां देखा था? देखिए फॉर्मूला किधर था अपना? ये रहा। सिग्मा एन हम यहां से फाइंड आउट करेंगे,
इसको स्नैप कर लेता हूं मैं। एक सेकंड। दिस दिस इज योर सिग्मा एन। अब यहां से आप सिग्मा एन फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड। देखिए, हाँ, सिग्मा एन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन आपको डेटा क्या क्या चाहिए सिग्मा एन को कैलकुलेट करने के लिए? आपको चाहिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई चाहिए, तब आप साइन फाई निकाल लेंगे। सिग्मा वन चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको कोई एक रिलेशन खोजना होगा, क्योंकि एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व नहीं होने वाला। दो अननोन क्या, तीन अननोन है, सिग्मा एन भी अननोन है। तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा, आप जानते हैं सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c टेन 45 प्लस 5/2। अब देखिए, यहां से सिग्मा थ्री आपको फॉर्मूले में गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 5 मेगापास्कल, ठीक है। और सिग्मा थ्री आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और फाई फाई आपको रिलेट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड टाउ है, तब ये भी टाउ है, ठीक है। इसका सॉल्व करने का यही तरीका है। अब देखिए, सिग्मा एन का कॉफिशिएंट क्या है? tan फाई। जब सिग्मा एन का कॉफिशिएंट tan फाई है, तब इसको सिग्मा एन का जो कॉफिशिएंट है उसके बराबर होना पड़ेगा, 0.84। अब यहां से आप फाई निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपने फाई निकाल लिया, सिग्मा थ्री भी मिल गया आपको। दूसरा चीज क्या चाहिए आपको? सी चाहिए। अब देखिए, सी कहां से मिलेगा? सी देखिए यहां से, जब आपने इस चीज को रिलेट किया, किससे किया? सिग्मा एन के कॉफिशिएंट के साथ। तो प्लस के साथ जो दूसरी वैल्यू गिवन है, वो कौन सी वैल्यू गिवन है? कोहेजन। वो कितना गिवन है? सी गिवन है आपको 7.5। अब आपको कोहेजन भी मिल गया। अब यहां से आप सिंपल सिग्मा वन कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा वन कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि आपको 5 भी मिल गया है, सिग्मा थ्री गिवन है, तो यहाँ से सिग्मा एन आप निकाल लेंगे। जब सिग्मा एन निकाल लेंगे, तो सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और आपको शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो रहा 2024 का। और देखिए, दिस क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक 2022। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अ मोहर कुलम फेलियर एनवलप ऑफ अ सैंडस्टोन रॉक। फेलियर एनवलप आपको गिवन था, स्ट्रेंथ एनवलप का इक्वेशन गिवन था इन टर्म्स ऑफ सिग्मा वन और सिग्मा थ्री, और बताया गया था सिग्मा वन और सिग्मा थ्री क्या है। तब आपसे पूछा गया था एंगल ऑफ फेलियर प्लेन विथ सिग्मा थ्री एक्सिस, मतलब क्या निकालना था आपको? 45 प्लस 5/2 निकालना था, ठीक है। ओनली 5 मिसिंग है, तो 5 मिसिंग है, उसके लिए क्या करना था आपको? क्योंकि आपका इक्वेशन गिवन था सिग्मा वन इज इक्वल टू 30 प्लस 3.5 सिग्मा थ्री। आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या जानते हैं भाई? सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c टेन 45 प्लस 5/2। ये होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपका जो गिवन इक्वेशन है, इस ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, देन कंपेयर कीजिए। देखिए, सिग्मा वन है तो मैंने सिग्मा वन लिख दिया, ओके। सिग्मा थ्री है तो इस हमारे फॉर्मूले में सिग्मा थ्री है तो हमने सिग्मा थ्री लिख दिया। देन उसका कॉफिशिएंट राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लिख दिया 3.5, और इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू गिवन है 30 लिख दिया। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, जब ये सिग्मा वन है तो ये सिग्मा वन है, सिग्मा थ्री है तो ये सिग्मा थ्री है, दैट मीन्स tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 की वैल्यू कितना गिवन है? 3.5। tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 की वैल्यू गिवन है 3.5। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल एक स्टेप में 45 प्लस 5/2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 2 साल के क्वेश्चन। हालांकि इसके अलावा भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आई थिंक पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम का ही है। तो यहाँ से बेहद आसान वाले प्रॉब्लम आते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। बाकी
हम अपकमिंग क्लास में मिलेंगे। जिनको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, ये रॉक मैकेनिक्स है। रॉक मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपका बहुत सारा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, तब आपको ये चीज समझ में आती है रॉक मैकेनिक्स। क्योंकि इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सीक्वेंस जो है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, और वो चीज हम लोग करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही रॉक मैकेनिक्स पढ़ाने लगे तो जो आपको आज प्रॉब्लम हुई वो अपकमिंग क्लासेस में हो। तो हम पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स किसी सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है। जब आप मैकेनिक्स पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो आपका यूनिट कन्वर्जन हो, फोर्स रिजोल्यूशन सिस्टम हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो, वो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएंगी। और वेंटिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि समझाने वाला अच्छा हो तो उसमें भी प्री रिक्विजिट समथिंग चीजें, बहुत सारी चीजें का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो जिनको समझ में नहीं आया वो लोग चिंता ना करें, अभी क्लासेस कीजिए, आपको समझ में आएगी। क्योंकि ये मैं नहीं, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ओके, सो फर्स्टली लेट मी ऑफ रिकॉर्डिंग।